बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, मैं शिखा स्वरूप आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकतर नागरिक कृषि पर ही निर्भर हैं। और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम किसानों की जितना हो सके उतनी मदद करें नई जानकारियाँ दे करके। तो आज भी हमारे पास कुछ नई जानकारियाँ हैं आपको देने के लिए। उनको देने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है बढ़ोतरी। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान में निःशुल्क कराएं पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जांच। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। कोरोना संकट के कारण कृषकों की बिगड़ी हुई स्थिति में सुधार के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक है खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी। नया समर्थन मूल्य किसानों की फसल में लागत मूल्य से 50 से 83% ज़्यादा रखा गया है, जिनमें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 53 रुपया बढ़ाकर 1868 रुपया प्रति क्विंटल और मक्का का 1850 रुपया किया गया है। इसी प्रकार दलहन और तिलहन अनाजों के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है, ताकि कृषकों को कम से कम लागत का 1.5 गुना ज़्यादा कीमत मिल सके। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं के बीमारियों और उनके कारणों का पता लगा सकते हैं और समय रहते उनका इलाज भी करा सकते हैं। राजधानी रांची के कांके स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के सामान्य रोग शाखा में पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का निःशुल्क जांच किया जा सकता है। पशुपालन अपने पशुओं का खून, गोबर, मूत्र और दूध की जाँच कराकर पशु की बीमारी जानकर उचित इलाज करा सकते हैं। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। मिर्च के ये प्रभेद झारखंड के जलवायु और भूमि के लिए अनुकूल है। इन किस्मों के मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। कद्दू, करेला, झींगी जैसे लत्तेदार सब्जियों की फसल को सड़न गलन से समस्या से बचाने के लिए लत्तर को झाड़ पर चढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले फलों का संपर्क मिट्टी से ना रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरान दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे बेहतर फलन में सहायता होती है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा हो, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनिस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। हम सबके सहयोग से राज्य में कोरोना संक्रमण में कमी आई है, साथ ही लॉकडाउन में भी ढील दी गई है, परंतु हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करना है। जैसे मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं और ना ही भीड़ लगाएं।
संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वो टीका जल्द लगवाएं ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में और मौसम के हाल के बारे में भी जानकारी ली और साथ ही कृषि संबंधित कुछ नई नई जानकारियां भी आपको मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम तुरंत आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। मुर्गी पालन का काम अब काफ़ी तेजी से लोगों को आकर्षित कर रहा है। यह व्यवसाय
5 मुर्गियों से भी शुरू हो सकता है और लाखों मुर्गियों के साथ बड़े बिजनेस का रूप भी दिया जा सकता है। इसे छोटे स्तर पर घर में ही यह काम शुरू किया जा सकता है। कृषक प्रक्षेत्र में मुर्गी पालन और भी आसान और लाभकारी साबित होते हैं। किसानों के लिए खेती के साथ साथ मुर्गी पालन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस अंक में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ यहां के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कृषक प्रक्षेत्र में मुर्गी पालन। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे किसान हैं, चाहे वो खेती कर रहे हो या पशुपालन कर रहे हैं, उनकी आमदनी अधिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आमदनी हो। उसी क्रम में कृषक ज़्यादातर जो हमारे जो किसान हैं वो भूमिहीन किसान ज़्यादा है या बहुत ही कम भूमि है जो जिस पे वो खेती करते हैं, तो उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, और ये भी सच है कि जो है कि ग्रामीण परिवेश में ज़्यादातर किसान गांव में मुर्गी पालन करते हैं, तो खेती को मुर्गी पालन से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो खेती को मुर्गी पालन से जब जोड़ते हैं तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला जो है कि जो मुर्गी पालन हम लोग करते हैं, जिसको बैकयार्ड पद्धति से मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालन ज़्यादातर जो ग्रामीण परिक्षेत्र में करते हैं वो देसी मुर्गी का पालन करते हैं और बैकयार्ड पद्धति मतलब आंगन विधि से करते हैं और 8-10 मुर्गियां रखते हैं। मुर्गियों के रखरखाव और खुराक पर अधिक खर्च नहीं होता है। इस लिहाज से भी किसानों के लिए खेती के साथ साथ मुर्गी पालन काफ़ी मुफीद होता है। कृषि क्षेत्रों में मुर्गी पालन वास्तव में पारंपरिक प्रणाली है। यह पर्यावरण के अनुकूल भी है, बेहद कम पूंजी निवेश के साथ कम से कम समय में अच्छी आमदनी प्रदान करता है। खेती से अगर मुर्गी पालन को जोड़ते हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि इसमें आवास पे खर्च कम होता है। दूसरा चीज़ है जो मुर्गी पालन में सबसे बड़ा खर्च है, लगभग 60% जो खर्च होता है वो आहार पे खर्च होता है। तो आहार पे भी खर्च हम लोग इसको कम कर सकते हैं अगर कृषि के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि उसका जो अवशेष है उसको वो खाती है। और इस तरह से जो है कि और लाभ की यदि बात करते हैं तो लाभ में है कि आवास पे खर्च कम, आहार पे खर्च कम होता है और इससे जो कृषि प्रक्षेत्र का जो है उसका उत्पादन क्षमता भी बढ़ता है, क्योंकि मल मूत्र का जब त्याग होता है उसमें कृषि के साथ जब मुर्गी पालन करते हैं तो उससे जो है कि उसकी उत्पादन क्षमता जो है बढ़ती है, क्योंकि ये जो बिल्कुल खाद का काम करता है। दूसरा चीज़ है कि जो अभी खेती में जो एक बड़ी समस्या होती है कि बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं और मुर्गियों को देखा जाता है वो कीड़े खाने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। तो जितना भी जो अनवांटेड कीड़े हैं, कृमि हैं, कीड़े हैं जो खेत के कृषि प्रक्षेत्र में मिलते हैं, मुर्गियां उसको साफ़ कर देती है और इस तरह से जो है कि खेती में ये उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में ये बहुत ही सहायक होता है। तो डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि जब किसान जो है खेती के साथ मुर्गी पालन का कार्य करते हैं तो उसी को हम कहते हैं कृषि प्रक्षेत्र में मुर्गी पालन। तो निश्चित तौर पर आपने बताया कि जो मुर्गियां होती हैं कीट पतंग को खाकर उनका भी पेट भर जाता है, किसानों को इससे मुक्ति मिल जाती है। तो कृषि प्रक्षेत्र में मुर्गी पालन की बात करते हैं तो कौन कौन से नस्ल की मुर्गी पालना जो है लाभकारी होगा किसानों के लिए? जी हाँ, अभी तक जैसा कि देखा जाता है ग्रामीण परिवेश में अभी भी किसानों को जानकारी का अभाव है और वो मुख्य रूप से देसी किस्म की मुर्गी पालन करते हैं। लेकिन अभी वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारे ऐसे मुर्गी का इजाद हुआ है जो कि देसी की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा लाभकारी है। जैसे हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में झारसिम नस्ल की मुर्गी का जो इजाद हुआ है यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, इसमें देसी का भी गुण है और दूसरे जो मांस उत्पादन अधिक क्षमता रखने वाला मुर्गी का गुण, उसके बाद अंडा उत्पादन क्षमता रखने वाला का गुण। उसी तरह से देखा जाता है कि देसी में जहां अंडा उत्पादन की क्षमता 40 से 50 अंडे होते हैं और मांस में बढ़ोतरी की क्षमता लगभग 1 साल में 1 किलो या 1.25 किलो की होती है, उसी तरह से उन्नत नस्ल के जो मुर्गियां हैं जैसे झारसिम जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है, इसके अलावा ग्राम प्रिया है, वनराजा है, बहुत सारी ऐसे है। इसकी कम से कम मांग भी कृषि क्षेत्रों में मुर्गी पालन को काफ़ी अनुकूल बनाते हैं। जानकार कहते हैं कि कृषि प्रक्षेत्र में मुर्गी पालन इसलिए भी काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ भोजन और चारा बेहद आसानी से उपलब्ध हो जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जो भी किसान कृषि क्षेत्र में मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि खेत के पास पर्याप्त स्वच्छ और ताज़ा पेयजल स्रोत होना चाहिए। इसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि आसपास ऐसे कोई जानवर ना हो जो मुर्गियों का शिकार कर ले। तो इसमें जो है कि अंडा देने की क्षमता 180 से 200 है और साथ ही साथ 3 से 4 महीने में उसका शारीरिक वजन 1 किलो होता है। तो दोनों तरफ से किसानों को लाभ होता है। तो किसान अगर देसी
जो मुर्गी है जो बैकयार्ड पद्धति से पालन करते हैं उसके जगह अगर उन्नत नस्ल का मुर्गी पालन करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। और कृषि के साथ इसको पालन करने से ये जो नस्ल है, जैसा मैंने बताया, झारसीम, ग्राम प्रिया, बनराजा, ये सब बिल्कुल रंगीन और देसी के जैसा दिखने वाला नस्ल है। तो ये बैकयार्ड पद्धति में रहते हैं, मतलब जो भी आप आवास पे खर्च कम होगा और खाने पीने का जो भी सामान जो बेकार है उसको ये उत्पादन करता है। और कृषि के क्षेत्र में इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि कृषि से जो भी अनवांटेड चीज़ है, जो कि अनुपयोगी जो खाद्य पदार्थ है, जैसे सब्जियां हो गई, पत्ते हो गए, वो सब अगर आप काट करके उसको दे सकते हैं तो उसको आसानी से वो उसको खा लेता है। इसके साथ ही साथ कृषि परिक्षेत्र में अगर उसको छोड़ते हैं तो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, तो इससे कीड़े मकोड़े से उनको प्रोटीन मिलता है। हरी सब्जियां जो खाते हैं, हरी पत्ते खाते हैं, तो उससे उसको विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं। तो इस तरह से आहार की समस्या का भी समाधान होता है, आवास की भी समस्या का समाधान होता है, उसकी बढ़ने की क्षमता भी होती है। बैकयार्ड पद्धति में अगर जो किसान अगर नॉर्मली अभी 4 से 5 मुर्गियां ही पालते हैं, कोई 10 मुर्गियां पालते हैं, लेकिन वैसे किसान जो 50 मुर्गियां पालना चाहें तो उसको कृषि से जुड़ना ही होगा, क्योंकि वो नहीं तो फिर उनके जो आहार की खर्च है वो ज़्यादा हो जाएगी। और कृषि से जुड़ने के साथ कृषि के जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको खिलाने से आहार के खर्च को कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं कि इसमें कम लागत में जो किसानों से अधिक लाभ होता है। मुर्गी पालन के अलावा कृषक क्षेत्र में और कौन कौन से पशु पक्षियों का पालन इसमें किया सकता है? मुर्गी के क्रम में ही देखा जाता है बत्तख पालन। बत्तख पालन काफ़ी ही झारखंड में पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारे किसान बत्तख पालन से जुड़ रहे हैं। बत्तख पालन से ये लाभ होता है कि मुर्गी पालन में देखा जाता है कि मुर्गी पालन में बीमारियां मुर्गियों में अधिक होती है और उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, समय समय पर टीकाकरण करना। लेकिन बत्तख बहुत ही हार्डी होता है। बत्तख में आप देखेंगे कि उसमें जो 1 या 2 टीका ही पड़ता है, डक प्लेग और हेपेटाइटिस, ये 2 टीका ही पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें कृमि की भी समस्या नहीं होती। मुर्गियों में समय समय पर हम कृमिनाशक दवा भी देते हैं ताकि पेट में जो कृमि हो वो साफ़ हो जाए, लेकिन बत्तख में ये समस्या नहीं होती है। तो बत्तख अंडे देने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, 280 से 300 अंडे तक बत्तख देती है। बत्तख के जो अंडे होते हैं ज़्यादा दाम में बाज़ार में मिलते हैं। तो जो किसान जो हैं वो मुर्गी पालन कर रहे हैं, बत्तख पालन से भी जुड़ सकते हैं। और खेती के साथ बत्तख पालन बहुत ही ज़्यादा सफल है। ऐसा इसलिए है कि बत्तख पालन के लिए एक पानी की आवश्यकता होती है जिसमें बत्तख जाकर अपने चोंच को साफ करते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विनीता। आज हम मौजूद हैं कृषि अनुसंधान केंद्र हाट पलांडू। यहाँ हम जानेंगे कि किस तरीके से खरीफ मौसम में सब्जियों की बेहतर पैदावार की जा सकती है और उसकी क्या देखभाल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है तकनीकी विशेषज्ञ धनंजय कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। किसान भाइयों नमस्कार। सर, पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि अभी के जो मौसम में कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई है और उसकी देखभाल किस तरीके से होनी चाहिए? किसान भाइयों, झारखंड का ऐसा वातावरण है, ऐसा हमारा ज़मीन भूभाग है जिसमें कि करीब करीब सब तरह का सब्जी जो है, जैसे कि बैगन, टमाटर, खीरा, झींगी, जितनी लत्तीदार सब्जी हैं, दलहनी वर्गीय सब्जी हैं, फ्रेंच बीन है, आपको सोयाबीन है, फूलगोभी वर्गीय सब्जी है, फूलगोबी है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है। इस तरह से मतलब साग वाली सब्जी भी जो है, आपको लाल साग है, हरी साग है, मूली है, सब सब्जी जो है करीब करीब हमारे झारखंड के में लगा हुआ रहता है। उसका कारण है कि हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या झारखंड में नहीं है। तो बाढ़ की समस्या नहीं है, इसलिए जो है जितने भी किस्म का सब्जी है वो सब्जी जो है किसान भाई अभी लगाए हुए रहते हैं। जो किसान भाई उन्नतशील किसान हैं वो अपने खेत में लगाए हुए हैं। तो झारखंड में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा जो मैदानी भाग है उससे ज़्यादा सब्जी का अभी खरीफ में खेती किया जाता है। जी सर, अगर बात करें अच्छी पैदावार के साथ साथ किस तरीके से हम खरपतवार पे भी ध्यान रखें, किस तरीके से निकासी की जाए, उस पर क्या करें? देखिए, पहला तो है कि बरसात के मौसम में 2 चीज़ पर हमको ध्यान देना है। एक तो जल निकास, और दूसरा जो है अगर जल निकास के साथ साथ हमको इसको भी ध्यान में रख करना है कि कभी कभी होता क्या है कि जैसे कि बारिश 8 दिन 10 दिन तक नहीं हुआ, उस स्थिति में हमको जो है सब्जी के फसल को सिंचाई करने की आवश्यकता होता है। तो
तो जो भी हम खेत की तैयारी करते हैं या खेत प्लॉट तैयार करते हैं, जैसे कि जो टपक सिंचाई के किसान हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। टपक सिंचाई वाले किसान का क्या है कि बेड बना हुआ रहता है, बेड के ऊपर होता है, जल निकास का समुचित व्यवस्था होता है। जब पानी देना हो तो टपक सिंचाई से दे देते हैं। लेकिन जो पारंपरिक ढंग से किसान भाई करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि ज़्यादातर किसान भाई अभी जो मेड़ बनाते हैं, मतलब बरसात के दिनों में, तो ढलान की दिशा में बनाते हैं कि बारिश का पानी निकल जाए। लेकिन हमारा सुझाव रहेगा कि अगर आप ढलान उस तरह से नहीं बनाएं बरसात के दिन में भी, उससे दो आपको नुकसान होता है। पहला तो है कि अगर जैसे बारिश रुक गई, 8 से 10 दिन भी बारिश अगर रुक गई तो हमको सब्जी फसल को पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है। धान जैसा नहीं है कि 10 दिन में नहीं भी बारिश होगा तो धान का फसल हमारा नहीं बढ़ेगा। सब्जी में 8 से 10 दिन अगर बारिश रुक गया तो हमको पानी भी देना है। तो हम इस तरह से ढलान के विपरीत दिशा में मेड़ बनावें, जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो हम पानी भी दें और आवश्यकता अनुसार जो है हम पानी का निकास भी करें। तो हम दोनों बातों को ध्यान में रखें, पानी का निकास और सिंचाई की व्यवस्था की दोनों स्थिति हमारे लिए आ सकती है। उसके साथ साथ समय से, जैसे सबसे ज़्यादा अभी बरसात में क्या है हमारा सब्जी के फसल के साथ क्या है कि घास के साथ हमारा फसल का कंपटीशन चलता है। तो आप खरपतवार को जितने जल्दी जितने समय से निकाई गुड़ाई कर देंगे तो आपका उत्पादन उतना ही अच्छा होगा। और साथ साथ खरपतवार का अगर नियंत्रण कर लेते हैं तो आपका जो है कीट एवं रोग का प्रकोप भी कम होगा। और एक बात और हम बोलना भूल गए कि विपरीत जैसे ढलान के दिशा में जब आप मेड़ बनाते हैं तो भूमि का क्षरण भी होता है, जो सॉइल इरोजन बोलते हैं, कि जब तेज़ बारिश होगा तो पूरा जो ऊपर वार मिट्टी है बहा करके आपको नीचे लेता चला जाएगा। तो जितना भी आप उसमें गोबर खाद डाले हैं, केचुआ खाद डाले हैं, रासायनिक खाद डाले हैं, वो सब जो है बह करके आपको चला जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा और पौधा को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो हमको जो है उसका भी ध्यान रखना है कि भूमि का क्षरण नहीं हो, सॉइल इरोजन नहीं हो। तो उसको भी ध्यान में रख करके आप प्लास्टिक मल्चिंग कीजिए या जो है सूखी हुई घास, पुआल या पत्ती, जितने भी आप मान लिए कि आम, लीची या कोई भी पेड़ पौधा का पत्ता है जो सूखा हुआ पत्ता है, उसको भी आप अगर मिट्टी के आसपास ढक देते हैं तो उससे क्या है कि एक तो घास का नियंत्रण होगा और साथ साथ हमारा सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, मिट्टी का क्षरण नहीं होगा, पोषक तत्व का बर्बादी नहीं होगा। जी सर, जिस तरीके से अभी झारखंड में मानसून दस्तक दे चुका है और देख रहे हैं कि ज़्यादा बारिश होने के कारण फसल बर्बाद भी हो जाती है, जलने गलने की समस्या हो जाती है, तो इस पे हमारे जो किसान भाई हैं वो क्या कुछ करें? किसान भाइयों, पहला तो कि जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गया तो हम पानी निकास करेंगे। दूसरा जो है, बारिश जब बंद हो जाए और मौसम साफ रहे तो आप जो है फफूंद नाशक दवा, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी मतलब सबसे साधारण दवा है ब्लू कॉपर या मैंकोजेब है, उसका जो है आप छिड़काव अगर करते हैं अपने फसल पर, फसल की मतलब उम्र के हिसाब से, अगर छोटा पौधा है तो हम 1 से 2 ग्राम, बड़ा पौधा है तो 2 से 3 ग्राम का अगर हम बारिश खुलने के बाद अगर छिड़काव कर देंगे तो उससे जो फफूंद से जो बीमारी, तेज़ बारिश से जो बीमारी होने की संभावना है, वो बीमारी से हमारा बचाव हो जाता है। दूसरा, कीट का भी प्रकोप अभी आपको ज़्यादा होगा, तो कीट के प्रकोप के लिए भी कीट की पहचान करके, जैसे कि कौन सा कीट लगा है, रस चूसने वाला कीट है तो उसके लिए जो है कन्फिडोर नामक दवा या लेंसर गोल्ड नामक दवा जो है, अगर कन्फिडोर का हम प्रयोग कर रहे हैं तो 1 ml दवा जो है 2 लीटर पानी में मिला करके, अगर लेंसर गोल्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें। लेकिन जब भी छिड़काव करें तो ध्यान रखें कि मौसम को देखते हुए, कि लगे कि जब 2-3 घंटा बारिश नहीं हो सकता है तब छिड़काव करना चाहिए। साथ साथ जो हम छिड़काव कर रहे हैं, दवा का छिड़काव कर रहे हैं, तो उसमें जो है कुछ उस तरह से चिपकने वाला पदार्थ डालते हैं। बाज़ार में बहुत सा आ रहा है जो आप एक्टिव 80 और एप्सा 80 करके भी आता है, और नहीं तो कुछ भी शैम्पू आप ले ले, सर्फ ले ले, इस तरह का कोई भी चीज़ ले ले, साबुन ले ले और उसको थोड़ा सा उसमें घोल में मिला दे, जिससे कि जब हम छिड़काव कर रहे हैं तो पत्ती पर चिपक जाए। अगर बारिश भी हो जाए तो जल्दी धुले नहीं, जिससे कि जो दवा का छिड़काव किए हैं तो हमारा
असरदार हो, बेअसर नहीं हो। उसके साथ साथ किसान भाई, आप जब भी दवा का छिड़काव करें तो सुबह के, अगर आपके खेत में सब्जी के फसल में फूल आ रहा है तो आप सुबह के समय छिड़काव नहीं करें। आप छिड़काव का समय हमेशा सेकेंड हाफ में, जैसे कि 2 से 3 बजे करें, क्योंकि सुबह के समय जो है मधुमक्खी जो है हमारे खेत में परागण के लिए आता है। मधुमक्खी जिस खेत में आता है वहाँ आप मान के चले कि 25 से 30% उत्पादन जो है आपको बढ़ा देता है। आज जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी कि क्या कुछ करा जाए अगर बरसात के मौसम में हम सब्जियां लगा रहे हैं, या फिर सब्जियों की बेहतर पैदावार के लिए क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, इन सब का ख्याल रखने के लिए। आशा करते हैं आपको दोनों जानकारियाँ काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई नई जानकारियाँ हो हमें देने के लिए, या हमसे कोई जानकारी आपको लेनी हो, तो हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको एक और जानकारी दे दें। अगर आप किसी कारणवश हमारा कार्यक्रम नहीं देखे हैं तो आप इसे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।